नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं टेररिस्टों की। अब टेररिस्टों की चर्चा करनी है, नहीं करनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो बात सामने आती है, जो बंदर घुड़कियां देश में दी जाती हैं, गुरुपतवंत सिंह पुन्नू, गुरुपत गुरुपतवंत सिंह पुन्नू, जनरली हम पुन्नू के नाम से जानते हैं। एक संगठन बनाया है सिख फॉर जस्टिस। हालांकि उसने अच्छा खासा भारत को डिस्टर्ब किया था, लेकिन उसके डिस्टर्बेंस के पीछे का कारण यह है कि वो लगातार घोषित करता है कि मैंने केजरीवाल को चुनाव लड़वाने के लिए क्या क्या नहीं किया। केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी वहाँ पर सरकार बना ले, इसके लिए हमने पूरी ताकत लगाई। ये बात क्रॉस वेरीफाई निश्चित रूप से हो गई, और क्रॉस वेरीफाई ऐसे हुई कि जिस समय कुमार विश्वास ने ये बात कही कि भर भर का पैसा अटैचियों में आया है और मैंने लगातार कहा है कि भाई ये सेपरेटिस्ट हैं, ये अलग देश की मांग कर रहे हैं और ये लोग अगर तुमको चुनाव लड़वाएंगे तो ये ठीक नहीं है। उनका कहना था कि केजरीवाल ने जो जवाब दिया वो जवाब ये दिया था कि अगर देश अलग बन जाएगा खालिस्तान, तो हम उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सोचो, ये हट का विषय नहीं है, ये किसी प्रकार से व्यंग का विषय भी नहीं है, और ये मुंह से निकलना अपने आप में आप समझ लीजिए कितना बड़ा अपराध है कि हम स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पुन्नू तो लगातार घोषित करता गया, और ये बात तो जगजाहिर है कि पंजाब में 19 नवंबर सन 1984 जब कहा जाता है कि 1984 में स्वर्ण मंदिर के अंदर से आतंकवादियों को खदेड़ा गया था, आतंकवादियों को मारा गया था, इंदिरा गांधी स्वयं अमृतसर में मौजूद थीं, और इंदिरा गांधी ने ये प्रण लिया था कि भिंडरवाला और उसके साथी कंपनियों को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए देश का सबसे बड़ा इंटरनल ऑपरेशन ऐसा कहते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, जो एक्सपेरिमेंटल रूप से किया गया था, वो स्वर्ण मंदिर के अंदर से आतंकवादियों को ख़त्म करना था। उन आतंकवादियों को ख़त्म करते समय वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, वहाँ का डीजीपी, ये सब सहयोगी थे, इन्होंने सबने सहायता की, और परिणाम निकला कि स्वर्ण मंदिर खाली हो गया। लेकिन केजरीवाल की वहाँ सरकार, यानी कि भगवंत मान की सरकार बनने के बाद एक दो वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें कि कोई लड़की भारत माता का चित्र बनाकर अंदर जाना चाहती थी, कोई भगवा लेकर अंदर जाना चाहती थी, और वहाँ पर ये कह के उनको वापस कर दिया गया कि तुम भारत को रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ भारत नहीं है। ये बात खूब सारी वायरल भी हुई थी, इस पर खूब सारी चर्चाएं भी हुई थी। तो आप सोच लीजिए कि स्वर्ण मंदिर के अंदर फिर से कोई ना कोई तो आतंक पनप रहा है, और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन गुरुपंत पुन्नू की नज़र में अगर देखेंगे तो वो लगातार कह रहा है। अब आप सोचिए कि उसने सिख फॉर जस्टिस की स्थापना सदस्यों में से था। हालांकि वो लॉयर था, उसका एक समय पर वो लीगल सहायता करता था, लेकिन सिख फॉर जस्टिस ने सीएए और किसान आंदोलन के समय पर एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ये जो सिख फॉर जस्टिस है, इसी के लोगों ने वो जो खालिस्तान का ध्वज है वो लाल किले पर लगाने का प्रयास किया था। इसी के लोगों ने वो ट्रैक्टर वैक्टर से भी दब गए थे, और इसी के वो लोग थे जो हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस करना चाहते थे। लेकिन पुन्नू को 2020 के बाद भारत ने सिस्टमेटिक तरीके से टेररिस्ट घोषित किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने यहाँ टेररिस्टों की सूची में उसको रखा हुआ था। इसके बाद पंजाब में और चंडीगढ़ में उसकी जो ज़मीनें थीं, जिन प्रॉपर्टियों में वो पैसा लगाए बैठा था, उन प्रॉपर्टियों को केंद्र सरकार ने उस समय एनआईए ने जब्त कर लिया था, और इस पुन्नू को किस प्रकार से पकड़ा जाए इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। अब लेकिन निज्जर, अब ये जो निज्जर मारा गया था, निज्जर का चेला है पुन्नू, तो निज्जर के मरने की तो इसको बड़ा भारी सदमा लगा होगा। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया, इन लोगों ने कैनेडियन गवर्नमेंट को समझाया कि ये जो निज्जर है, निज्जर की हत्या कनाडा के अंदर जो हुई उसमें भारत के लोग शामिल हैं, भारत के एजेंट शामिल हैं। ये बात फाइव आइज़ ने भी कर दी। ये बात फाइव आइज़ ने कह दिया कि भाई ये और कनाडा को सूचना दे दी, खासतौर से अमेरिका ने कनाडा को सूचना दी कि इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है।
अब ये जो 5 आई जिसको कह रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से सूचना क्यों नहीं ला पाई कि गाजा में क्या पनप रहा है, ये सूचना क्यों नहीं ला पाई कि लेबनान में क्या पनप रहा है, ये सूचना क्यों नहीं ले पाई कि आखिर हमला होने वाला है। तो फिर क्या ये जो इन्होंने दुकान खोल के रखी है ये क्या भारत के लिए है? तो मुझे तो लगता है कि भारत के लिए ही है, और भारत को कैसे बदनाम किया जाए। अब इस मामले में पुन्नू ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो कि वीडियो वायरल हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि टीम से कहूंगा कि वो इसके साथ लगाए, आप लोग सुने उसको। उसने एक वीडियो जारी करके करके भारत सरकार को धमकी दी है। उसने कहा 19 नवंबर को हम कोई एयर इंडिया की फ़्लाइट नहीं चलने देंगे। 19 नवंबर के बाद विश्व के साथ भारत का संपर्क तोड़ दिया जाएगा। जो कोई भी एयर इंडिया की फ़्लाइट में बैठकर उड़ेगा उसको खतरा है। उसने सिखों से खासतौर से कहा, सिख पंथ के लोगों, सिख धर्म नहीं कहा उसने, बड़े उस मतलब उसके मुँह से सच्चाई निकली, और कहा कि सिख पंथ के लोगों 19 नवंबर या उसके बाद एयर इंडिया की सवारी मत करना, तुम्हारी जान को खतरा है। अब ये 19 नवंबर क्या है? कहते हैं 19 नवंबर वो तारीख है जब 1984 में ये ऑपरेशन चलाया गया था, और उस ऑपरेशन में आतंकवादियों को मारा गया था। इसका कहना है कि एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर सुखवंत सिंह, बयंत सिंह, बंदबंद सिंह, पता नहीं कौन कैसे जो आतंकवादियों के कुछ नाम उसमें ले रहा था, उनके नाम से खालिस्तानी एयरपोर्ट का नाम रख दो, खालिस्तान एयरपोर्ट का नाम रख दो। खालिस्तान हम बनाकर रहेंगे, और खालिस्तान स्वतंत्रता की लड़ाई है। और गुरु साहब ने एक को 1.25 लाख से लड़ाने की बात करी, लेकिन गुरु साहब ने क्या अपने ही घर में मारने की बात की थी? ये तो कहीं मुझे मिला नहीं, मैं तो इसको ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिला। दूसरी बात ये भी है कि गुरु साहब ने हिंदुओं के, जो भारत की मूल आबादी थी, मूल आबादी में से ही एक एक बच्चा मांगा था जो कि आर्मी बनाया गया था, और उस आर्मी का काम ये था कि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगी और आज़ादी दिलवाएगी। मुसलमानों के मतलब उस समय मुग़लों का शासन हुआ करता था, और मुग़ल हिंदुओं को सताया करते थे। मुग़लों से बचने के लिए एक आर्मी बनाई गई थी जिसको उस समय खालसा कहा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको पूरी ताकत देने के लिए 5 का, और बाद में उनकी ट्रेनिंग, उनको सिंह, उनके सरनेम के आगे सिंह लगाया गया, और महिलाओं को जिनका उनसे विवाह होना था उनके आगे कौर लगाया गया। आप कहते हैं कि कौर शेरनी को कहते हैं और सिंह शेर को कहते हैं, यानी कि हिंदू समाज के ये शेर। अब उनको एक यूनिफॉर्म दी गई, उस यूनिफॉर्म में उस समय पगड़ी को बनाया गया था। अब आप सोच लीजिए कि आज भी भारतीय सैनिक एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसमें एक हेलमेट पहनते हैं, नो डाउट, कपड़े पहनते हैं, उनकी कुछ आवश्यक चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो रिलीजियसली सोच लिया जाए तो फिर वो जो सैनिक हैं उनके बच्चे भी वैसे ही घूमने लगे, उनके बच्चे भी वही पहनने लगे। लेकिन उस समय जब ये जो खालसा बना था, तो खालसा के समय पर तो ये वंशानुगत ही चलना था, क्योंकि उन्हीं के बच्चे जो पैदा होंगे वो भी सिख पैदा होंगे, जो उनके परिवार में रहेगा वो भी सिख होंगे, सिंह होंगे, उनकी जो शादियां होंगी वो भी सिंगड़ियों के साथ होंगी। ये तो एक थ्योरी उस समय डेवलप हो गई थी, क्योंकि उस समय हम रेगुलर आर्मी भारत में नहीं रखते थे। मुसलमानों के आने से पहले भारत में रेगुलर आर्मी रखने का प्रावधान थोड़ा कम था, और उसकी जगह क्या होता था कि हम ज़मींदारी अलॉट कर देते थे, कुछ किसानी अलॉट कर देते थे, कुछ ज़मीनें अलॉट कर देते थे, और उसमें जो लोग इंगेज रहते थे वो अपनी एक छोटी टुकड़ी सेना की बनाते थे। जब राष्ट्रीय सरकार आवाहन करती थी तो वो सारे मिलकर सरकार के पास चले जाते थे और फिर उसके बिहाफ पर युद्ध लड़ा करते थे। ये भारत की प्रोसीजर था, और इसके अतिरिक्त कोई व्यापारिक दुकानें तो होती नहीं थी, या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई मेडिकल कॉलेज या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के कोई कॉलेज होते नहीं थे। वकीलों की हमें आवश्यकता नहीं होती थी, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज भी नहीं होते। तो क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था ये थी कि पारिवारिक रूप से व्यापार करेंगे। वैद्य का बच्चा वैद्यगी सीखेगा, और किसान का बच्चा किसानी सीखेगा, लोहार का बच्चा लोहारी सीखेगा, सुनार का बच्चा सुनारी सीखेगा, पंडित का बच्चा पंडिताई सीखेगा, और छत्री का बच्चा राज्य करेगा। ऐसे तमाम जातियों में पारिवारिक व्यवस्था की गई कि जो परिवार है वो परिवार ही ऐसा करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि उस समय की व्यवस्था कुछ पारिवारिक व्यवस्था है, यानी कि परिवार सामने आएगा। अब पारिवारिक व्यवस्था अगर है तो फिर आप सोचो कि इसमें भी जो लड़ाके हैं या जो जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो सिंह,
अब छत्री तो उस समय समाप्त हो गए, मुसलमान बैठ गए थे, तो छत्रियों का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। तो फिर अब नया छत्री कौन बने, वो नई सेना कौन हो, वो नई सेना को सिख नाम दिया गया, वो सिख उनको कहते हैं, या फिर ये कह लिया जाए कि वो खालसा कहलाते हैं। उनकी यूनिफॉर्म बना दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उद्देश्य पूर्ण होने के बाद भी वो यूनिफॉर्म उन बच्चों ने कभी उतारी नहीं, और वो एक रिलीजन का नाम दे दिया, अपने कमांडर इन चीफ को रिलीजियस गुरु बना दिया, और जो उनको सिखाने वाले थे उनको तमाम तरह के डेजिग्नेशन दे दिए, और उनके ऊपर फूल मालाएं पहनाकर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ये वही समाज था जो हिंदुओं के से निकला हुआ था। अब ये लोग चूंकि जंगलों में रहते थे, और जंगलों में रहने की वजह से मंदिरों से थोड़ा दूर रहते थे, पूजा पाठ की पद्धति नहीं अपना पाते थे, इसलिए सेम गुरु गोविंद सिंह जी ने ही उस समय अखाड़ों का प्रावधान किया, और अखाड़ों में इन्हीं सेनाओं में से कुछ लोगों को बनारस भेजा, अयोध्या भेजा, और बनारस में ये कहा गया कि तुम दीक्षा लेकर आओ, धर्म की दीक्षा लेकर आओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिख जो अब खालसा बन चुका है, ये सिख कहीं भटक जाएं, या खालसा बन चुके हैं ये अपने पैतृक जो काम है, पैतृक जो धर्म है, उस पैतृक धर्म को भूल जाएं और कहीं अलग पंथ बन के न निकल पड़े। इसी उद्देश्य से उस समय अखाड़े बनाए गए। तो सिखों में आज भी वो अखाड़े हैं। उन अखाड़ों की संत परंपरा है जो बनारस से उस समय सीख कर आए थे, काशी से एजुकेशन लेकर बाकी सिखों को समझाया करते थे। आप सोचिए कि किस स्तर तक गुरु महाराज ने इस बात को सोचा था, लेकिन पुन्नू जैसे लोग क्या समझेंगे कि गुरु महाराज क्या सोचकर ये सब कुछ कर रहे थे, या गुरु महाराज का अपना प्रिंसिपल क्या था, या गुरु महाराज क्यों ये बना रहे थे। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि सेना में आज़ादी के बाद भी, जब हम स्वतंत्र हो गए, तो आज़ादी के बाद भी सबसे ज़्यादा इसी पंथ के लोग आते हैं। मैं कहूँ कि वही खालसा के ही लोग सबसे ज़्यादा आते हैं सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया, और वो पैतृक रूप से उन परिवारों के हिस्से हैं जो कि अब नया छत्री पैदा हो गया था, जो कि नया अब सिक्योरिटी के लिए आ गया था, जो कि देश के काम करने के लिए नया एक फार्मूला लेकर आए थे। इसलिए सिखिज़्म को कभी ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन जो लोग सेपरेटिस्म देखते हैं उनकी तो ख़ास बात है, उनकी तो ज़ाहिर बात है कि वो किसी न किसी आधार पर भेद कर ही लेते हैं, और उन भेदों के आधार पर विभाजन की नीति अपनाते हैं। पुन्नू भी कुछ ऐसा ही आदमी। पुन्नू की ज़मीनें जब यहाँ जब्त हो गई, तो वो अब कहता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद रहेगा, क्योंकि आपको याद है कि भारत सरकार ने कनाडा के साथ सब आना जाना बंद कर दिया था, कनाडा के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए थे, कनाडा के जो राजनयिक ज़्यादा थे उनको वापस भेजने की बात कर दी थी, और उनको वापस जाना भी पड़ा था। तो भारत सरकार तो इस मूड में आ गई थी कि कनाडा के साथ हम बिल्कुल संबंध तोड़ देंगे, कनाडा में जो भी हमारे लोग रहते हैं वो वहीं रहें, उनको एक बार वापस कर लेंगे, लेकिन यहाँ से नए लोगों को नहीं जाने देंगे, ताकि पुन्नू जैसे लोग उनको बरगला समझाकर देश के खिलाफ ना खड़ा कर सकें। ये भारत सरकार ने भली भांति मुझे लगता है सोच कर रखा था। लेकिन इन सब के बाद पुन्नू लगातार बयान दे रहा है, जैसे मैंने कहा केजरीवाल के लिए उसने बयान दे दिया, वो लगातार बयान दे रहा है। उसी बयान की कड़ी में उसने 19 नवंबर को फिर से चुना है कि 19 नवंबर, अब चुना है कि नहीं चुना है, वो कितना सफल है, वो कितना अंदर गहरे तक है। आप सोचो कि इसका जो गुरु निज्जर हुआ करता था, अगर कनाडा की बात सही माने कनाडा गवर्नमेंट की, तो निज्जर को भारत सरकार या भारतीय एजेंटों ने मार दिया, तो ये पुन्नू कौन सी चीज़ है। लेकिन अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि इशू उठा दिया, और प्राइम मिनिस्टर की वजह से इतनी तल्खियाँ कनाडा के बीच में आ गई, इसलिए भारत सरकार भी कुछ दिन सोचकर ही करेगी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुन्नू ने ये आह्वान कर डाले कि जब तक भारत सरकार संभल कर चल रही है तब तक तो भाषणबाजी की ही जा सकती है, ताकि वो विरोधियों के खेमे का सरदार बन सके। सिख फॉर जस्टिस पर भारत में बैन लगा दिया गया, उसको आतंकी घोषित कर दिया गया, और पुन्नू को भी आतंकी घोषित किया गया। इन सब परिस्थितियों के बावजूद पुन्नू अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे पा रहा है, तो मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि यहाँ उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है, उसको यहाँ ढूंढा जा रहा है, लेकिन निज्जर को अगर वहाँ मारा जा सकता है तो पुन्नू के भी दिन अब कम नहीं रह गए, अब उसके दिन भी पूरे होने वाले हैं। बस इतना ही रहेगा कि भारत के लोग केवल उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं
जिस समय पर उसका खेल किया जा सकता है। ऐसे गद्दारों को भारत की भूमि पर पैर तो रखना छोड़ दीजिए, भारत के किसी एयरक्राफ्ट पर भी पैर रखने का स्थान नहीं मिलेगा। और इसीलिए पुन्नू को जब मैं सुन रहा था तो मेरे ध्यान में आ रहा था कि निज्जर वाला हश्र अब पुन्नू का भी होने ही वाला होगा, उसका समय पूर्ण हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।